चलो, तो चलिए आज का नया चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड अप्रेजल। 1990s तक हमने काफ़ी कुछ किया। उस चैप्टर में बताया गया कि पब्लिक सेक्टर ने काफ़ी अच्छा किया, जीडीपी काफ़ी अच्छी रही, लेकिन फ्लक्चुएट भी काफ़ी ज़्यादा रही। अब आता है एक ऐसा फेज जिसने पूरी दुनिया में बता दिया था कि इंडिया में कुछ खलबली मच गई है। एक्चुअल में ये फेज था 1990s का, जिसमें कुछ पॉलिसी अपनाई गई जिसका नाम था एलपीजी। ठीक है, तो इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया ने जो मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम को अपनाया, उसकी कुछ एडवांटेजेस भी थी और कुछ डिसएडवांटेज भी थी। बट हम लोग रियलिटी में बात करें तो जो पब्लिक सेक्टर था उसने पूरे के पूरे जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर था उसको डोमिनेट किया हुआ था और प्राइवेट सेक्टर को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था। देयर वॉज ए ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन द पब्लिक सेक्टर और बहुत ही ज़्यादा कम इन्वेस्टमेंट थी प्राइवेट सेक्टर के अंदर, है ना। तो इस तरह से उन्होंने काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंस दिखाया पब्लिक सेक्टर ने। लेकिन पब्लिक सेक्टर ने डोमिनेंस दिखाने के बावजूद भी वो बहुत अच्छा इंडिया के लिए काम नहीं कर पाई, विच हैम्पर्ड द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब ऐसा क्या हुआ 1991 में? आ जाओ हम बात कर लेते हैं 1991 की। भाई ये तो हिस्ट्री बन गई है इंडिया की। 1991 में ऐसा क्या हुआ, ऐसी क्या इकोनॉमिक कंडीशन आ गई इंडिया को जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने पड़े? क्या लाने पड़े? इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हमेशा उस देश को लाने पड़ते हैं जिस देश के अंदर पैसे की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। उसका कारण क्या था? ऐसा क्या हो गया था कि हमारा जो इंडिया है बहुत बुरी तरह से नीचे चला गया था? सबसे पहला ये था कि 1951 से लेके 1990 तक जो डोमिनेंस था पब्लिक सेक्टर का, सबको पब्लिक सेक्टर ने हथियाया हुआ था, उसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा पुअर हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग हो चुकी थी। केवल कुछ ही पब्लिक सेक्टर्स ऐसे थे जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, लेकिन बाकियों की जो परफॉर्मेंस उसको छोड़ करके बहुत ही ज़्यादा पुअर थी। ठीक है, वो एक चीज़ देखने को मिली जिसकी वजह से एक बड़ा डिसीजन लेना पड़ा। अब दूसरा कारण ये था कि लिखा हुआ डेफिसिट इन बीओपी। आप पहले डेफिसिट समझना क्या होता है। डेफिसिट का मतलब होता है कि सर जो हमारी फॉरेन पेमेंट्स थी वो ज़्यादा थी एज कंपेयर टू फॉरेन रिसिट्स। जब फॉरेन एक्सचेंज सॉरी दैट मीन्स व्हेन फॉरेन पेमेंट फॉर इंपोर्ट्स एक्सीड फॉरेन रिसीट्स फ्रॉम एक्सपोर्ट्स, दैट मीन्स हमारा इंपोर्ट बढ़ चुका था जिसकी वजह से फॉरेन पेमेंट हमें देनी पड़ रही थी। भाई साहब यहाँ देख लो एक बारी। और हमारा एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा घट गया था और कई सारे हैवी टैक्सेस लगाने के बावजूद भी, कोटाज लगाने के बावजूद भी कॉन्टिन्यूसली इंपोर्ट था वो राइज करता जा रहा था। और ऑब्वियसली बात है जब इंपोर्ट कोटा बेटा बताई थी, लिमिट लगा देते हैं, हमें कोई भी आइटम मंगानी हो तो उसके ऊपर लिमिट लगा देते हैं कि इतनी नंबर ऑफ आइटम से ज़्यादा आप नहीं मंगा सकते। और दूसरी जगह और दूसरे अदर हैंड में हम बात करें, देयर वाज अ स्लो ग्रोथ रेट ऑफ एक्सपोर्ट, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया था ड्यू टू कैसी क्वालिटी थी? लो क्वालिटी। बताया था ना हमने, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की पॉलिसी अपनाई थी जिसको इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी बोला गया था, जिसने हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर की जो क्वालिटी थी उसको बहुत ज़्यादा लो कर दिया था। और इंडियन गुड्स के हाई प्राइस होने की वजह से इंटरनेशनल मार्केट में उनकी डिमांड बिल्कुल भी नहीं थी। इंटरनेशनल मार्केट में कहते थे कि भैया इतने घटिया गुड्स बना रहे हो और इतने महंगे बेच रहे हो तो कौन खरीदेगा? तो ये भी दूसरा कारण था। तीसरा कारण आता है इन्फ्लेशनरी प्रेशर। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल, है ना। सर प्राइस कब बढ़ता है? याद है आपको मैंने बताया था, जब मनी सप्लाई बढ़ जाती है। क्या हो जाता है? जब मनी सप्लाई बढ़ जाती है तो लोगों के पास में क्या हो जाएगा? परचेजिंग पावर भी बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी? परचेजिंग पावर भी बढ़ जाएगी। और जब किसी चीज़ की परचेजिंग पावर, हमारी भी परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी तो ऑटोमेटिकली डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। लेकिन हमारे पास जो गुड्स है वो तो क्या है? उतने लिमिटेड ही है। तो ऑटोमेटिकली जो एसेंशियल गुड्स है उनकी क्या हो जाएगी? शॉर्टेज। तो देश के अंदर इन्फ्लेशनरी प्रेशर भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। दूसरा, फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। मैंने आपको पहले बताया सर, जब इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो हमें बदले में क्या देना पड़ रहा था? फॉरेन एक्सचेंज। अभी हमने एक पढ़ा ना चैप्टर फॉरेन एक्सचेंज रेट का, तो फॉरेन एक्सचेंज आपको ज़्यादा देना पड़ रहा था। किस लिए? टू फाइनेंस इंपोर्ट्स फॉर नॉट मोर देन टू। अच्छा, ये बता रहा है कि 1991 में हमारे साथ हुआ क्या था एक्चुअल में,
कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का लेवल इतना ज़्यादा गिर गया था, इतना ज़्यादा गिर गया था कि इतना ज़्यादा गिरने के बाद हमारे पास में बिल्कुल भी एडिकेट लेवल नहीं था टू फाइनेंस कि हम लोग इंपोर्ट फाइनेंस कर सके फॉर नॉट मोर देन 2 वीक्स। हम जितना भी इंपोर्ट रेगुलर कर रहे थे, अब हमारे पास केवल उतना ही फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पड़ा हुआ था कि हम 2 वीक तक सामान मंगा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास में पैसा खत्म हो गया था, फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास में खत्म हो गया था। और साथ ही साथ में हमारे पास में टू पे द इंटरेस्ट दैट नीड टू बी पेड टू इंटरनेशनल लेंडर्स, साथ ही साथ में जो हमने उधार लिया हुआ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, बैंक से, वो हमें क्या करना था, वापस करना था। तो उसके लिए भी हमारे पास में इंटरेस्ट, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था, वो खत्म हो गया था। ठीक है, 1 मिनट। अब आ जाओ, बात कर लेते हैं फिफ्थ पॉइंट की, व्हाट वर द रीजंस बिहाइंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। अब क्या होता है, ह्यूज बर्डन ऑफ डेट्स, द एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट वाज मच हायर देन द रेवेन्यू। डेट्स कब बढ़ेंगे, बर्डन कब बढ़ेगा, जब गवर्नमेंट बजट बनता है ना, तो गवर्नमेंट बजट कैसा बनाती है कि रिसीट्स ज्यादा हो, एक्सपेंडिचर कम हो। लेकिन एक्चुअल में होता क्या था सर, जो रिसीट्स है वो कम रहती थी और जो देश का एक्सपेंडिचर है वो ज़्यादा रहता था। देश के अंदर खर्चा ज़्यादा कर रही है गवर्नमेंट, लेकिन गवर्नमेंट को क्या क्या हो रहा है सर, गवर्नमेंट को रिसीट्स का, हमारे रेवेन्यू कम जनरेट हो रहा है देश के अंदर से। उसका रिजल्ट क्या होता था, अगर देश के पास में रिसीट्स कम है, पैसा नहीं आ रहा जनता से, लेकिन जनता पर खर्चा करना पड़ रहा है, तो इंडिया हमें छोड़ थोड़ा देगी, गवर्नमेंट हमें छोड़ थोड़ा देगी। तो क्या करी गवर्नमेंट सर, गवर्नमेंट दूसरे देशों के बैंक से या इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेने के लिए बाध्य हो गई थी, मजबूर हो गई थी। तो एक रीज़न ये भी था। फिर और यही नहीं, रुकिए, और भी है सर, इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। देखो फाइनेंशियल क्राइसिस ना हमेशा इस बात का निशानी रही है कि भाई मैनेजमेंट हमेशा इनएफिशिएंट रहा है। पैसा, ऐसा नहीं कि हमारे पास में पैसा नहीं था, पैसा था, लेकिन उसको इनएफिशिएंट तरीके से अगर आप यूज करोगे तो वो तो खत्म ही हो जाएगा। सो गवर्नमेंट हैड टू जनरेट सरप्लस रेवेन्यू टू मीट द चैलेंजेस। सबसे बड़ा चैलेंज था हमारे ऊपर अनएम्प्लॉयमेंट का, क्योंकि पूरी तरह से हमारे ऊपर डिपेंडेंट हो गई थी हमारी जनता। हम कौन, गवर्नमेंट, पॉपुलेशन, है ना, पॉवर्टी। सर ये तो बहुत बड़े मुद्दे रहे हैं जो आज तक भी खत्म नहीं हो पाए हैं। सो किसी भी तरह का एडिशनल रेवेन्यू जनरेट नहीं हो पाता था हमारे देश के अंदर, क्योंकि जो हमारे पास जनरेट होता था हम सारा का सारा कहाँ लगा देते थे, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। क्लियर है यहाँ तक? सो अब देखो यहाँ पर बोल रहा है, मोर ओवर गवर्नमेंट वॉज नॉट एबल टू जनरेट सफिशिएंट रेवेन्यू फ्रॉम इंटरनल सोर्स। जैसे टैक्स, लोग टैक्स भी नहीं देते थे। आपको पता है टैक्स की चोरी बहुत ज्यादा होती थी। जितना टैक्स अब पे होता है, पहले टैक्स पे लोग नहीं करते थे, पहले के लोग टैक्स पे नहीं करते थे। और दूसरा, मैक्सिमम पब्लिक एंटरप्राइज कैसी चल रही थी, बिल्कुल बीमार, बिल्कुल लो रेट पर चल रही। इसका मतलब वो बीमार खत्म ही होने वाली। लेकिन क्या करते, गवर्नमेंट जो है लगातार उसे चलाती रही। अगर वो बंद कर देती तो सारा कुछ प्राइवेट हाथों के अंदर आ जाता। अब बात आती है क्राइसिस ऑफ 1991। ये सारे क्राइसिस मैंने बता दिए आपको। इसलिए इंडिया को फोर्स करा गया। कैसे फोर्स, हमारी कंडीशन ने, कि हमने किससे हेल्प ली। बड़े ध्यान से देखना बेटा, आईएमएफ। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईएमएफ, कोई बताएगा मेरे को? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आईएमएफ से हमें क्या लेना पड़ा, लोन, साथ में वर्ल्ड बैंक से। ठीक है, अब बड़े ध्यान से देखेंगे। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, पॉपुलरली नोन एज वर्ल्ड बैंक। तो पहले वर्ल्ड बैंक का नाम क्या था बेटा, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। तो देश के अंदर रीडेवलपमेंट करने के लिए जो हमें लोन मिला, वर्ल्ड बैंक से लोन मिला। लेकिन आईएमएफ भी लोन दे दिया था, लेकिन आईएमएफ ने हमें शॉर्ट टर्म लोन दिया था। अब देखो लोन कितने का मिला था एज पर द डेटा, बड़े ध्यान से देखना। इंडिया अवेल्ड कितना बिलियन का लोन मिला था सर, $7 बिलियन का लोन मिला था हमारे को इस एजेंसी से। अब हमें बचाया किसने था, देखो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने हमें बचाया था।
हु वॉज द फाइनेंस मिनिस्टर इन 1991? याद रखना, ये प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, ये थे फाइनेंस मिनिस्टर. एंड हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर एट दैट टाइम? नरसिम्हा राव. इसमें लिया नहीं गया तो हम लोग अगर पीएम की बात करें तो नरसिम्हा राव. यहां तक बात समझ में आई? चलो अब आ जाओ. अच्छा एक बात बताओ, कोई अगर हमें इंटरनेशनल एजेंसी अगर हमें लोन दे रही है तो क्या उसके बदले में वो कुछ मांगेगी? इंटरेस्ट तो मांगेगी, उसके अलावा और क्या बोलेगी? इसलिए हम फॉरेन डिपेंडेंस से शुरू से बचते रहे. कारण ये था कि ये लोन अवेल करने के लिए उनकी कुछ शर्तें थी कि इंडिया को लिबरलाइज किया जाए, इंडिया की इकोनॉमी को ओपन अप किया जाए. यहाँ पर देखो क्या किया जाए? टू लिबरलाइज द इकोनॉमी और ओपन अप द इकोनॉमी बाय रिमूविंग द रिस्ट्रिक्शंस जो भी प्राइवेट सेक्टर्स पर लगी थी, जैसे लाइसेंसिंग पॉलिसी, लाइसेंस हटा दो, काम करने दो. दूसरा, रोल ऑफ गवर्नमेंट खत्म कर दो, कम कर दो, गवर्नमेंट को सिर्फ कुछ एरिया दे दो, बाकी सब प्राइवेट कर दो. क्यों गवर्नमेंट अपने हाथ में पकड़ के बैठी हुई है? फिर जितनी भी ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस थी, कोटास थे, टैरिफ्स थे, सब उसको हटा दो. अगर आपने ये नहीं हटाया तो हम आपको लोन नहीं देंगे. आप समझ गए कि बिना शर्त के कुछ नहीं मिलता भाई. हम तो इसलिए हमको लगता है कि फॉरेन डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए. अभी सब कुछ पढ़ेंगे हम लोग. रिमूव रिस्ट्रिक्शंस ऑन द प्राइवेट सेक्टर, सारी हटा दो. दूसरा, गवर्नमेंट सेक्टर का रोल कम कर दो. तीसरा, ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस को हटा दो, जो भी हम दूसरे देशों से ट्रेड कर रहे हैं, टैरिफ हो गया, कोटाज हो गया, जो भी टैक्स सिस्टम था वो सारा का सारा हटा दो. न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो अपनाई गई 1991 में. उसके दो तरह के मेजर जो मेन माने जाते हैं, एक होता है स्टेबलाइजेशन मेजर, दूसरा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर. स्टेबलाइजेशन का मतलब होता है कि स्टेबलाइज करना, जो कमियां थी उसको ठीक करना. हाँ, पहले तो हम कमियां ठीक करेंगे तभी तो इंप्रूव करेंगे. पहले कोई बीमार व्यक्ति है उसको दवाई देके नॉर्मल लाएंगे तभी तो उसको हेल्दी करेंगे, मोटा करेंगे. अच्छा, तो स्टेबलाइजेशन मेजर का मतलब पहले हम लोग क्या करने वाले हैं? स्टेबलाइज करने वाले हैं. पहले जो कमियां उसको ठीक करने वाले हैं. हाँ, जो कमियां क्या बताई थी मैंने सर? हम लोगों में क्या कमियां थी सर? बीओपी. बीओपी का मतलब क्या? बैलेंस ऑफ पेमेंट. बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि हमारे पास में जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की कमी हो गई थी ना, उसको मेंटेन करना. पहले तो क्या करना? हमारे पास जो फॉरेन, ये देखो बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे. जो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बहुत कम हो गया था ना, केवल 2 हफ्ते का रह गया था, उसको बढ़ाना, पहले तो ठीक करना. बीमार हो गया था ना वो. दूसरा क्या? कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन. हमारे देश में इन्फ्लेशन आ गया था ना, दैट इज जनरल प्राइस लेवल बढ़ गए थे, उसको ठीक करना. ये बात समझ में आई? अब आते हैं दूसरे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर्स, जिसके ऊपर ये लॉन्ग टर्म है. पहले तो थे शॉर्ट टर्म, जिसको ठीक करना. शॉर्ट टर्म है मुझे ठीक कर लेंगे. अब लॉन्ग टर्म जो चलते ही रहेंगे लंबे समय तक. क्या था सर? इकोनॉमी की एफिशिएंसी को इंप्रूव करना. एफिशिएंसी का मतलब ये होता है बेटा, कोई भी चीज की प्रोडक्शन हो रही है टाइम से हम लोग करेंगे और लो कॉस्ट में करेंगे, तो दैट इज कॉल्ड एफिशिएंसी. दूसरा आता है इंक्रीज इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस. सर इंटरनेशनल में हम लोग कंपटीशन को ज्यादा बढ़ाएंगे. बढ़िया कैसे करेंगे? बाय रिमूविंग रिजिडिटीज इन वेरियस सेगमेंट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी. यहां तक बात समझ में आती है. अब हम पढ़ते हैं कुछ मेन पॉलिसीज के बारे में. सो व्हाट वर द मेन पॉलिसीज? क्या क्या थी सर? मेन पॉलिसी जो थी ना वो थी 3, LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. अब आ जाओ सबसे पहले लिबरलाइजेशन. सर ये लिबरलाइजेशन बहुत बड़ी है. इस लिबरलाइजेशन में क्या होता है उसके अंदर हम लोग बात करेंगे. सो बेसिकली ये इकोनॉमी के पिलर्स माने गए थे, ठीक है, जिन्होंने हमारे इंडियन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को फिर से खड़ा किया. और वो क्या था उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं. ये तो शॉर्ट में लिखा हुआ, हम पूरा पूरा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं. लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन. आ जाओ भाई. लिबरलाइजेशन की हम लोग बात करें कि देखो आपको भी पता है कि 1991 से गवर्नमेंट ने 1991 से पहले गवर्नमेंट ने कितनी रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी. ये देखो रिस्ट्रिक्शन दिखाता हूँ सर. लाइसेंसिंग, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रेड, डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज, सारा का सारा अपने से करती थी, है ना.
तो ये सारा जो प्रॉब्लम था इसको दूर करने के लिए आई पॉलिसी दैट इज कॉल्ड लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स डीरेगुलेशन। अब देखो भारी भारी वर्ड है, आपने इनको अंडरलाइन कर लिया करो, इन्हीं के साथ में लर्न कर लो। सर डीरेगुलेट करना और रिडक्शन करना, पहले रेगुलेशन सारा गवर्नमेंट के हाथ में था, अब उसको हटा करके क्या करना है, और या तो हमें रिडक्शन करना, किसके बारे में? सर जो गवर्नमेंट ने कंट्रोल कर रखा था देश की इकोनॉमी पर उसको रिड्यूस करना, क्योंकि सारा का सारा कूड़े में जा रहा था मामला, को गवर्नमेंट ने कंट्रोल रिड्यूस करना है और ग्रेटर ऑटोनॉमी देनी है। ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है? सर आप अपने आप से कर लो। अपने आप से किसको दे रहे हैं ऑटोनॉमी? प्राइवेट सेक्टर को, ताकि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ सके, टू मेक इकोनॉमी मोर कॉम्पिटिटिव। मैंने आपको पहले ही बताया था जहां पर कंपटीशन खत्म हो जाता वहां पर क्वालिटी खत्म हो जाती, जैसे कि पहले गवर्नमेंट सेक्टर में हो रहा था। तो इसका बेसिकली पर्पस ये था टू अनलॉक द इकोनॉमिक पोटेंशियल, देश की जो इकोनॉमिक पोटेंशियल है उसे अनलॉक करना, उसे फ्री छोड़ना, बाय एनकरेजिंग प्राइवेट सेक्टर और मल्टीपल कॉर्पोरेशन टू इन्वेस्ट एंड एक्सपैंड। उन देश बाहर वाले देश को भी यहाँ पर बोला, बाहर के देश के लोगों को या इंस्टीट्यूशंस को, आप यहाँ पर भी आके आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो आ जाओ। अब इन्होंने कुछ रिफॉर्म्स करे थे, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने टोटल में 5 रिफॉर्म्स करे थे, यहाँ पर देख लो। पहला रिफॉर्म इंडस्ट्री, दूसरा फाइनेंस, तीसरा टैक्स, चौथा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, पांचवा ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स। ये सुनने का चैप्टर है और डिस्कस करेंगे, आपको तभी आ पाएगा ये। ठीक है, अब इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म पढ़ते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ज़रूरत भी इंडस्ट्री के अंदर ज़्यादा महसूस हुई। कारण ये था कि जो रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा लगा रखी थी वो इंडस्ट्रीज पर लगा रखी थी, क्योंकि एग्रीकल्चर पे तो किसी तरह की रेगुलेशंस लगाई नहीं थी उन्होंने 1950 से 1990। अब हुआ क्या, जब हमारी पॉलिसी लॉन्च हुई 1991 में, इसका डे लर्न करने की ज़रूरत नहीं है कि 24 जुलाई को ऐसा हुआ, बट आपको याद रखना 1991। अब हम पढ़ रहे हैं पहला, 5 में से पहला इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म। सबसे पहला क्या हुआ, क्या करना चाहिए? लाइसेंसिंग को हटाओ भाई, क्या करो? लाइसेंसिंग को हटाओ। सर रिडक्शन इन लाइसेंसिंग, बोला गया कि लाइसेंसिंग को हटाओ, केवल कुछ इंडस्ट्रीज को रखो, बाकी सबको हटा दो। बोला स्टार्टिंग में क्या करा, सिर्फ 18 इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट ने बोला ये हमारे अंडर में रहेंगी, सॉरी इसके लिए लाइसेंस लेने की आवश्यकता है, बाकी सबके लिए आवश्यकता नहीं है लाइसेंस लेने की। ठीक है, और पहले 18 थी लाइसेंस लेने के लिए, बाद में बोला उन्होंने केवल 5 इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिसके लिए आपको लाइसेंस लेने की आवश्यकता है, अदरवाइज आप काम कर सकते हो। उन 5 में कौन सा है? सर अल्कोहलिक ड्रिंक्स, शराब बनाने की अनुमति लेने के लिए, अल्कोहल बनाने के लिए आवश्यकता है लाइसेंस, सिगार, सिगरेट, टबैको, ये सारे पॉइजनस सब्सटेंसेस हैं, अल्कोहल हो गया, सिगरेट हो गया, दीज ऑल आर पॉइजन फॉर द मैन, पता नहीं लोग क्यों अवॉइड द कंज्यूम। फिर दूसरा इलेक्ट्रॉनिक एरोस्पेस, हाँ जितना भी एरोप्लेन का वो सारा का सारा बनता है, डिफेंस इक्विपमेंट हो गया, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव्स हो गए ना, केमिकल्स हो गए, और जो भी हजार्डस केमिकल है जिनके जैसे मान लो एटॉमिक एनर्जी हो गया, हजार्डस हो गया है ना, और रेडियम हो गया, इस तरह की जो केमिकल बनेंगे उसके लिए लाइसेंस लेने की जरूरत है। अब सिर्फ 5 इंडस्ट्री छोड़ी और साथ में बोला भैया कोई लाइसेंस लेने की रिक्वायर्ड नहीं है, अगर आपको कोई नई यूनिट खोलनी है या आपको या तो अपनी इंडस्ट्री को एक्सपैंड करना है। मान लो आप साबुन बना रहे थे, अब आप शैम्पू बनाना चाहते हो, उसके बाद मान लो आपने उसी कंपनी के नाम का जूता बनाना, तो ये क्या कर रहे हो? एक्सपैंड कर रहे हो, डाइवर्सिफाई कर रहे हो सेम कंपनी को, तो देयर इज नो रिक्वायर्ड टू टेक लाइसेंस। क्लियर है? So however the compulsory license is required for the above mentioned 5 इंडस्ट्रीज के लिए ऑन अकाउंट, किस लिए? ताकि एनवायरमेंटल सेफ्टी और स्ट्रैटेजिक कंसिडरेशन को ध्यान में रखा जा सके। यहाँ तक बात समझ में आई? रिडक्शन इन इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है, सेकंड आता है डिक्रीज इन रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। बोला भैया तुम सभी के अंदर घुसे हुए हो, तुमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि ये सारी इंडस्ट्रीज हम लोग चलाएंगे, तो क्या हुआ एक्चुअल में? एट द एंड जो नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज दैट वर रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर ओनली वाज रिड्यूस्ड। कितनी थी? 17। याद नहीं, हमने शेड्यूल पढ़े थे, 17 से कितनी कर दी टोटल में? सिर्फ 8। अब ये 8 इंडस्ट्रीज हैं जो कि क्या है, गवर्नमेंट के पास में रहेंगी, और उस 8 से भी घटा करके 2010-11 में कितनी रह गई? केवल 3। केवल 3 इंडस्ट्रीज जिसमें गवर्नमेंट चलाएगी, अदरवाइज किसी भी इंडस्ट्री में प्राइवेट जा सकता है। और वो 3 कौन सी है? जिसमें सिर्फ गवर्नमेंट चलेगी, लाइसेंस लेने के बाद भी प्राइवेट को घुसने नहीं देंगे। एटॉमिक एनर्जी, हाँ, रेलवेज और डिफेंस इक्विपमेंट, जितने भी हमारे देश के टैंक्स वगैरह होते हैं वो सब चीज़ें वो पब्लिक सेक्टर। अब आप बोलोगे सर अभी रिसेंट में टैंक्स भी तो बना रही है हमारी प्राइवेट कंपनी, वो तो हम ठेका दे रहे हैं ना उसको बनाने के, लेकिन एक्चुअल में जो मेन जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर ही बनाएगी। क्लियर है यहाँ तक ये बात?
डी रिजर्वेशन अंडर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, दैट मीन्स कह रहा कि मैनी गुड्स प्रोड्यूस बाय द एसएसआई वर डी रिजर्व। पहले था ना कि ये सामान केवल स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बनाएगी, इसके अलावा कोई नहीं बनाएगा। करवे कमेटी जब आई थी तो उसको बोला कि ये डी रिजर्वेशन करो ना, ये तो कोई भी बनाएगा, क्यों सिर्फ सीमित कर दी गई है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ही बनाएंगी। हाँ, हमें कंपटीशन करने के लिए तो कई सारी ऐसी इंडस्ट्रीज थी। द मार्केट वॉज अलाउड टू डिटरमाइन द प्राइस थ्रू फोर्सेज एंड द ऑफ द मार्केट, नॉट बाय द डायरेक्टिव पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। बोला कि पॉलिसी जो गवर्नमेंट लाई थी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए वो खत्म कर दी गई। उसको क्या कर दिया गया, उनके जो प्रोडक्ट थे उनको रिजर्वेशन से हटा दिया गया, जिसको डी रिजर्व कर दिया गया। अब आप माल खरीदो, मार्केट की फोर्सेस पर बेस्ड होगा, डिमांड और सप्लाई पर उसका प्राइस तय होगा। अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए किसी भी तरह की रिजर्वेशन नहीं होगी। फिर आता है मोनोपोली एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। ये था क्या एक्चुअल में, ये ना अमीरों के लिए था। मैं आपको बताता हूँ क्या था कि ना जो लिबरलाइजेशन आने पर, एक्सपेंशन आने के बाद, जो द रिक्वायरमेंट ऑफ लार्ज कंपनी टू सीक प्रायर अप्रूवल फॉर एक्सपेंशन, जो बड़ी बड़ी कंपनी थी ना उनको अपना काम शुरू करने से पहले, एक्सपेंशन करने से पहले क्या लेना पड़ता था सर, अप्रूवल लेना पड़ता था, लाइसेंस लेना पड़ता था नई अंडरटेकिंग खोलने के लिए, मर्जर करने के लिए। मान लो दो कंपनी आपस में मिल रही है, अमालगमेशन भी उसी तरह से हो गया। तो उस एक्ट को हटा दिया गया। क्या हटा दिया गया, उस एक्ट को हटा दिया गया। दैट मीन्स जो एमआरटीपी एक्ट था उसको रिप्लेस कर दिया गया कंपनीज एक्ट 2002 से। अब आप कंपटीशन एक्ट 2002 से, विच इज मोर लिबरल, जो कि ज्यादा लिबरल था। कारण ये था जो अमीर लोग थे उनकी क्या गलती थी, उनके पास तो पैसे हैं तो उनको क्यों दबाया जा रहा है। सो द कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 वॉज अमेंडेड बाय द कॉम्पिटिशन एक्ट 2007 अगेन द। इस तरह से वो एक्ट जो है रिन्यू होता गया, उसके अंदर अमेंडमेंट्स होते गए, चेंजेस होते गए 2002 से दो, फिर लास्ट में क्या हुआ 2009 तक आ गया। यहाँ तक समझ में आई? कोई डाउट? स्पीड में तो नहीं चल रहे, समझ में आ रही ना बात? इसको आप रीड आउट करो ना, आपको बहुत इजी समझ में आएगा। अच्छा सर ऐसे था ना, क्योंकि हम इसको पिछले चैप्टर से रिलेट कर रहे हैं। चलो पिछले चैप्टर में इतनी सारी गलतियां करी हमने, इतने सारे देश के अंदर चीज़ें हुई वो ठीक नहीं थी। अब आता है फाइनेंशियल सेक्टर। सर फाइनेंशियल सेक्टर में क्या आता है, बेसिकली हमारा सेंट्रल बैंक जो है फाइनेंशियल सेक्टर का एक सुप्रीम पार्ट है, तो उसके अंदर हम लोग फाइनेंशियल सेक्टर में आरबीआई शुरू करते हैं। पहले आरबीआई रेगुलेटर था, क्या था, हर चीज वही तय कर रहा है, बैंक खुलेगा, कितनी ब्रांचेज होंगे, उसका रेट क्या होगा, प्राइवेट क्या होगा और गवर्नमेंट कौन सा होगा, सब कुछ वही रेगुलेट करता था। पहले सारे डिसीजंस कौन ले रहा था, आरबीआई। अब क्या कर दिया गया, रोल चेंज कर दिया आरबीआई। क्या बोला गया, सर ऐसा है आप रेगुलेटर मत बनो, रेगुलेट मत करो किसी को, चलाओ मत, आप फैसिलिटेट करो। क्या करो, फैसिलिटेट करो। जितने भी फाइनेंशियल सेक्टर है आप उनको एडवाइस करो, आप उनके ऊपर थोपो मत किसी भी राय को। सो एज ए रेगुलेटर प्रायर टू लिबरलाइजेशन आरबीआई ने फिक्स कर दिया था कि भैया इंटरेस्ट रेट का स्ट्रक्चर ये होगा, कमर्शियल बैंक इससे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट ना तो लोन पर चार्ज कर सकता है ना तो अपने कस्टमर्स को देगा। प्रायरली ये सारा का सारा फिक्स किया जाता था आरबीआई से। अब अपना पैसा बैंक में डालते हो, हर एक बैंक का अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, तो अब हुआ है ना ये तो 1991 के बाद, उससे पहले आरबीआई करती थी। आरबीआई अब क्या हुआ, अब आरबीआई क्या कर रही है, सर मार्केट फोर्सेस पर छोड़ दिया, डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई पे छोड़ देंगे तो उसके अकॉर्डिंगली सारा का सारा इंटरेस्ट रेट तय होगा। ज़्यादा ऑटोनॉमी फील करने लगे हैं आजकल के बैंक्स एज कंपेयर टू प्रीवियस वन। क्लियर है यहाँ तक, ये बात भी क्लियर है? अब आता है ओरिजिन ऑफ प्राइवेट बैंक। प्राइवेट बैंक का ओरिजिन होने शुरू हुआ, उससे पहले प्राइवेट सेक्टर्स के बैंक नहीं थे। जैसे रिफॉर्म पॉलिसी लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक। फॉर एग्जाम्पल इंडियन बैंक्स आईसीआईसीआई एंड फॉरेन बैंक लाइक एचएसबीसी इंक्रीज द कंपटीशन बेनिफिट द कस्टमर। यार मैंने पहले बोला ना, गवर्नमेंट बैंक घूमे जा रहे हैं, क्वालिटी कैसे दे देंगे आपको, रो के तो काम होता था। अब जैसे प्राइवेट बैंक है, आईसीआईसी में कितनी अच्छी फैसिलिटी है, एचडीएफसी में कितनी अच्छी फैसिलिटी है, उससे कंपटीशन भी बढ़ा और एट द एंड बेनिफिट किसको मिलता है इसका, सब सारा का सारा कंज्यूमर्स को, है ना। तो कंज्यूमर को क्या बेनिफिट मिला, सर लो रेट ऑफ इंटरेस्ट और बेटर सर्विसेज। कंपटीशन ने तो हमेशा से कंज्यूमर का फायदा किया है, आज भी वही आप देखते हो मार्केट में, जितना भी जिस चीज़ में कंपटीशन होता है चीज़ें सस्ती हो जाती है और कंज्यूमर को बेनिफिट होता है। फ़ोन से लगा लो आप लोग। इंक्रीज द लिमिट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। पहले देश के अंदर जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट थी बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड थी, जिस लिमिटेड लिमिट को हटा कर कितना कर दिया गया, 74% कर दिया गया। 74% बहुत ज़्यादा होती है। और उसके बाद देश में बाद में उसको 100% भी कर दिया गया। यहाँ पर लिखा नहीं हुआ कैसे करा वो आप देख लेना, ज़्यादा मतलब उसमें नहीं लिखने की ज़रूरत है तो आप मत लिखना। फिर आता है ईज इन एक्सपेंशन प्रोसेस। बैंक्स वर गिवन फ्रीडम टू सेटअप न्यू ब्रांचेस।
उनको फ्रीडम दी गई कि आप अपनी नई नई ब्रांचेस भी ओपन कर, जरूरी नहीं कि आप हेड ब्रांच में काम कर रहे हो या हेड ऑफिस से ही काम कर रहे हो, आप दूसरे दूसरे स्टेट्स में अपनी ब्रांचेस खोल सकते हो विदाउट अप्रूवल ऑफ आरबीआई। बट उसके लिए आपको सर्टेन कंडीशन को फुलफिल करना होता है, चाहे वो कोई भी हो सकते, चाहे वो उस जगह का डायमेंशन हो, वो जगह कितनी बड़ी होनी चाहिए, वहाँ पर रिक्वायरमेंट है नहीं है, वो तो सारा पूरा करना पड़ेगा ना। लेकिन उसके लिए अप्रूवल लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है आरबीआई। लेकिन अगर आपने सेटअप फुलफिलमेंट पूरा कर लिया जो भी सर्टेन कंडीशंस हैं, तो ऑटोमेटिकली आप अपना वो काम कर सकते हो। कितनी बात समझ में आई? मुझे लगता है धीरे धीरे पढ़ाना चाहिए, वैसे ही बच्चे 2x में या इसको 1.5x में देखते हैं, ऐसा है ना? वैसे तो मैं धीरे धीरे पढ़ाता हूँ, तुम लोग अपना अपने हिसाब से मैनेज कर लेना। फिर आता है टैक्स रिफॉर्म, थोड़ा सा पढ़ेंगे, उसके बाद तो वैसे भी आज की क्लास इतनी रहेगी। टैक्स रिफॉर्म का मतलब होता है टैक्सेशन और पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी में चेंज करना, है ना। टैक्स रिफॉर्म में बेसिकली यहाँ पर फिस्कल पॉलिसी की बात की गई है। बताऊंगा फिस्कल पॉलिसी क्या होती है। दैट मीन्स टैक्सेशन एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी है, मतलब टैक्स को बढ़ाना घटाना, पब्लिक एक्सपेंडिचर को बढ़ाना घटाना, दिस इज कॉल्ड फिस्कल पॉलिसी। याद है हमने पढ़ा था उसको, दो तरह की पॉलिसी होती है, एक मॉनेटरी पॉलिसी होती है, एक फिस्कल पॉलिसी होती है, मनी सप्लाई को बढ़ाने घटाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आपको मनी सप्लाई बढ़ानी है तो आप क्या करोगे, देश के अंदर टैक्सेस को घटा दोगे और पब्लिक एक्सपेंडिचर को क्या कर दोगे, बढ़ा दोगे। ये क्या होगा इससे सर, इसके अंदर इसकी वजह से देश के अंदर मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर आप देश में टैक्स बढ़ा दोगे, पब्लिक एक्सपेंडिचर घटा दोगे, तो जो मनी सप्लाई है वो क्या हो जाएगी, सॉरी घट जाएगी। क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली परचेसिंग पावर कम हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड फिस्कल पॉलिसी। तो इसके अंदर दो टैक्सेस की बात की है, एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्सेस कौन से होते हैं, जो कि इंडिविजुअल की इनकम पर लगते हैं, डायरेक्ट इनकम पर लगते हैं, ठीक है, प्रॉफिट्स पर लगते हैं, वो सारे के सारे डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। लिवाइड ऑन, जैसे इनकम टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, सारे क्या हो गए, डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स किस पर होते हैं सर, दो टैक्सेस आर लिवाइड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। क्लियर है, जैसे जीएसटी हो गया, वैट हो गया, एक्साइज ड्यूटी हो गया, ये सारे के सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर आते हैं। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे कि टैक्स रिफॉर्म में क्या क्या बातें की गई थी। चलिए, धन्यवाद।